नमस्कार। अभिवादन करते हैं आपका। अब आर ओ एग्ज़ाम को कुल मिला जुला करके 16 दिन और बचे हुए हैं। तो अंतिम 15 दिनों की स्ट्रेटजी यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ऐसा क्या करें कि अंतिम के 15 दिनों में हम प्रोडक्टिविटी गेन कर पाएँ, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उसके लिए कुछ फार्मूला होता है। देखो, एक बात तो सच है कि जितने भी टॉपर हैं उन्हें पूरा सिलेबस A to Z याद तो नहीं रहता है। वह किसी स्ट्रेटजी पे ज़रूर काम करते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, उसको क्या करते हैं, वो अलग कर लेते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक पता कैसे चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर को देखोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि पिछले 2 से 3 सालों में ट्रेंड किधर चल रहा है, प्रश्न किधर से पूछा जा रहा है। तो हम अंतिम के दिनों में अपने प्रश्नों को सही करने की प्रायिकता कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, इस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। फ़िलहाल सिलेबस तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू है सिलेबस का। मैंने पूरा भी नहीं लिखा यहाँ पर, केवल मेन मेजर पार्ट जो है सिलेबस के उसको यहाँ पर लिखा हूँ। देखो, जो आर ओ में है, सबको पता है कि 140 नंबर का जनरल स्टडी आता है, ठीक है, जो कि 140 क्वेश्चन होता है और 140 मार्क्स इसमें मिलते हैं। तो इसमें जो जो आएगा, जैसे हिस्ट्री आ रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, कल्चर है, जियोग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड जो दोनों से प्रश्न पूछा जाता है, एनवायरनमेंट से और एग्रीकल्चर से भी प्रश्न पूछा जाता है, पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के प्रश्न हैं, यूपी स्पेशल के प्रश्न आते हैं और करंट अफेयर। और 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। यह तो आपको पता है कि 60 नंबर की जो हिंदी है, इसमें विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष्य और विशेषण, पर्यायवाची। तो यह 60 नंबर का 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम इन बचे हुए 15 दिनों में एक रणनीति के तहत कार्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम एग्ज़ाम हॉल में सही कर पाएँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति, जो ह्यूमन बॉडी है, उसका जो दिमाग होता है, वह एक निश्चित सीमा तक ही तथ्यों को याद रख सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि सटीक चीज़ों को याद किया जाए। हमें यह जानना ज़रूरी होगा कि क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा जानना यह ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो हम एक अपना खाका आपको बता रहे हैं, जो हमें लगता है कि इसके थ्रू हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी स्ट्रेटजी पर ही काम कीजिएगा। हम एक बार इसको आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि यह उपयोगी है आपके लिए, तो आप इसे फॉलो कीजिएगा। देखिए, हिस्ट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, इस समय जो वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है प्रश्न पूछने का, उसमें यह है कि हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं उनमें एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है। क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में हम देख रहे हैं, जो यूपी PCS आयोग जैसे प्रश्न पूछ रहा है, उसमें हम यह देखते हैं कि पहले, आज से 5 वर्ष पहले यानी 2018 तक, मॉडर्न यानी आधुनिक भारत से पूछने की संभावना ज़्यादा रहती थी। लेकिन इधर के विगत वर्षों में हम देख रहे हैं तो प्राचीन भारत से प्रश्न बहुतायत पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें प्राचीन भारत को बहुत ही क्लिप्स रूप से पढ़ना है। और उसमें भी ये जो टॉपिक मैं यहाँ बता रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन और कल्चर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रश्न हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना है। रिलीजियस मूवमेंट, जो धार्मिक आंदोलन है उस समय के प्राचीन भारत के, जिनमें बुद्ध हो गए, जैन हो गए, या शैव मत हो गए,
नैनार हो गए, अलवार हो गए, इन सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे बड़े आसानी से आप यह जो एंशिएंट है एक दिन में कवर कर लोगे। बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, 4 से 5 टॉपिक है। और संगम पीरियड जिसमें चेर हैं, चोल हैं, पांड्य हैं, इन्हें ज़रूर आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। और मौर्य और गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो यह 4 से 5 टॉपिक है। एक चीज़ और है, जो विभिन्न साहित्य हैं और उनके नाम, साहित्य और साहित्यकार, उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कालिदास की रचनाएं हो गई, या उस समय जो एंशिएंट पीरियड में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा, और उससे संबंधित जो भी पुस्तकें हैं और लेखक हैं उनका नाम। ठीक है, तो बस ये छोटा सा मैंने एक टॉपिक लिया है एंशिएंट के लिए। ठीक है, इसी तरह से मैंने मेडवल में भी खिलजी डायनेस्टी और विजयनगर और बहमनी, यह खिलजी, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, और भक्ति और सूफी मूवमेंट जो था, इससे जो प्रश्न बनेंगे यह ज़रूर आप देख लीजिएगा। और मुग़ल में जहांगीर और औरंगज़ेब को देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना इस समय है। वैसे भी ज़्यादा प्रश्न जो बन रहे हैं एंशिएंट से, उसके बाद दूसरे नंबर पर मेडवल से प्रश्न अब बनना प्रारंभ हुए हैं। अब यहाँ पर भी जो पुस्तकें लिखी गई थी उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और आर्ट एंड कल्चर में, और जैसे यहाँ पर कई तरह की इमारतों का निर्माण कराया गया था मुग़ल पीरियड में, या गुलाम वंश में, जो भी सल्तनत काल है उसमें, तो उनको एक बार आप देख लीजिएगा। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इमारतों को, 10 पुस्तकों को आप याद कर लीजिएगा, और अगर आपका लक्ष्य सही रहा तो वहाँ से ज़रूर आएगा। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो यूरोपीय कंपनी के जितने भी काम हैं, पहली बात तो आपको यह देख लेना है कि यूरोपीय कंपनी किस क्रम में भारत आए और उन्होंने क्या क्या भारत में किया है। तो इसमें मैं मान रहा हूँ कि यह एक बड़ा चैप्टर हो जा रहा है, मैं छोटे में कह दे रहा हूँ यूरोपीय कंपनी। तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, डच, डेनिश, जितनी भी कंपनियाँ भारत में आई हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को आपको देखना है। ठीक है, अब इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, उसने जो भी काम किए हैं, और जो गवर्नर जनरल वायसराय, इनसे संबंधित क्वेश्चन है ना हिस्ट्री वाले, उसे आप इन्हीं में पढ़ लेना। मराठा इस समय महत्वपूर्ण है, आप देख रहे होंगे अगर करंट में भी, तो मराठा वर्सेस अदर लैंग्वेज का एक वार चल रहा है। मराठा वर्सेस बिहारी, मराठा वर्सेस यूपी, तो लगातार चर्चा में भी है मराठा। तो एक बार आप मराठा ज़रूर देख के जाइएगा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यह तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है, इसे देख लीजिएगा। इसमें कौन कहाँ से पार्टिसिपेट किया, यह सब देख लीजिएगा। अब यहाँ जितना भी भारत के बाहर से जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे गदर पार्टी हो गई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो भारत से बाहर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। और जितने भी रिफॉर्म हुए हैं अंग्रेज़ों की तरफ से 1935 में, 1919 में, 1909 में, 1833 में और 1773 में, तो उन सबको ज़रूर याद कर लेना। बुक्स और इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। उस समय कई सारे न्यूज़पेपर बंगाली में, मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में प्रकाशित किए गए थे जब क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, और कई सारे प्लान थे जो बनाए गए थे। तो उन सब के विषय में भी आप थोड़ा थोड़ा जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप आधुनिक भारत को देखोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन इनमें से 4 से 5 टॉपिक जहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है उन्हें मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको।
ठीक है, यहाँ से तो प्रश्न पूछ ही रहा है, बार बार पूछ रहा है, और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बाद मैं ये बता रहा हूँ आपको। अब पॉलिटी में आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर, और जब आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो यानी राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, तो साथ में उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ उपराज्यपाल ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं है अगर प्रीवियस ईयर से आप देख रहे हो, और अगर किसी किताब से भी आप देख रहे हो तो जो आप सोर्स फॉलो कर रहे हो उसी सोर्स से पढ़िएगा। पंचायती राज ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि यूपी के आयोग का फेवरेट पार्ट है पंचायती राज, इससे प्रश्न ज़रूर पूछ लेता है। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यह दोनों से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो आप इन्हें भी देख लीजिएगा। और प्रियम्बल तो फेवरेट है, प्रियम्बल फेवरेट है आयोग का, एक प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उद्देशिका से आपको एक प्रश्न तो गारंटी है, मिलना ही मिलना है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन, इस समय बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लगातार न्यूज़पेपर में इलेक्शन कमीशन का नाम आ रहा है, तो ऐसे में संभावना होती है जो पेपर सेट कर रहा है उसके दिमाग में इलेक्शन कमीशन आए और उससे प्रश्न पूछ ले। और इस समय मराठी वर्सेस हिंदी का जो मामला चल रहा है, या जो अभी वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट है मुंबई में या महाराष्ट्र में, वह 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो एनईपी में है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज वाली विचारधारा, उसे लागू करने की चेष्टा की, तो फिर वहाँ महाराष्ट्र में भाषाई आंदोलन भड़क गया। तो ऐसे में हमें स्टेट लैंग्वेज जो है इसको ज़रूर पढ़ के जाना है कि किस आर्टिकल में हिंदी को राजभाषा, कितने वर्षों के लिए राजभाषा, और कैसे कैसे क्लासिकल लैंग्वेज, इन सब के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि यह मुद्दा करंट में चल रहा है, तो इससे प्रश्न बन सकता है। जियोग्राफी में जो सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और आरओ जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाने की तो संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्लाइमेट और ग्रासलैंड से प्रश्न, ठीक है, कृषि से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी देख लेना। कृषि से प्रश्न जियोग्राफी के सेक्टर में कृषि में जो प्रश्न होते हैं वो डाटा वाले प्रश्न होते हैं, जैसे पूछ लेगा कि चावल का उत्पादन कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, तो ऐसे टाइप के प्रश्न। तो फैक्ट बेस ही प्रश्न होंगे, ट्रांसपोर्ट वाले भी प्रश्न होंगे, जैसे नेशनल हाईवे कितना किलोमीटर बन गया, कौन सा नेशनल हाईवे किन 2 शहरों को जोड़ रहा है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। वाटरफॉल में आपको मिलान पूछ लेगा कि किस शहर में है, वह देश के अंदर भी हो सकता है, देश के बाहर भी हो सकता है। और घाटी हो गया, दर्रे हो गए, इनका मिलान वाला प्रश्न आता है कि दर्रा दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि किस स्थान में या किस राज्य में अवस्थित है, तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। और मानसून और रेनफॉल, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह दर्रा और घाटी, यह ज़रूर याद कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर ज़रूर देख लीजिएगा, और इंडस्ट्री और ट्रेड, इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इंडस्ट्री में विभिन्न जितने भी, जैसे स्टील हो गया, और खाद्य, उसमें कोयला हो गया, इन सब का पूछ लेगा कि कहाँ कोयला का उत्पादन जहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ भंडारण ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो यह 4 से 5 टॉपिक यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ जिनसे प्रश्न रिपीट हुए हैं, ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आप बाकी चीज़ों को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इनको छोड़ के मत जाइएगा, और यह 15 दिन में आराम से कवर हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में आप देख लीजिएगा बायोस्फीयर और बायोम, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज, और जो है सेंचुरी और बायो रिजर्व, जितना भी है, ठीक है, इन्हें ज़रूर देख के जाइएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर से कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आपको यह पता होगा कि यह टॉपिक पूरे इन्वायरमेंट में
आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे ना तो इन टॉपिकों के प्रश्न देखेंगे 300 350 पूछा गया है। बाकी टॉपिक के जो प्रश्न दिए गए हैं वो कम हो जाएंगे आपको 50 60 70। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समझ पा रहे हैं कि इनसे प्रश्न बारंबार पूछे जा रहे हैं। जो साइंस में है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है लाइट। प्रकाश से इतनी बार प्रश्न पूछा गया है ना, सच बता रहा हूँ कि मुझे तो लगता है कि आयोग का फेवरेट टॉपिक है प्रकाश। जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, सारे सब्जेक्ट का भी मिला लिया जाए ना, तो वो प्रकाश ही है। इससे बहुत प्रश्न पूछता है आयोग। और इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिक इंडक्शन से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, यानी मानव आकार की जिसको कहते हैं, वहाँ से प्रश्न हैं। प्रोटीन से, विटामिन से, ब्लड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इसके भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे गए हैं। तो आप ये 4 टॉपिक है जो साइंस में आपको तैयार करना है, 4 से 5 टॉपिक। इससे ज़्यादा आपके पास जब समय होगा तो इससे ज़्यादा आगे बढ़िएगा। इकॉनमी में आप डाटा देख लीजिएगा, बेसिकली किस समय किस जैसे आप उसको एग्रीकल्चर में भी देखेंगे, सेम उसी तरह का डाटा जो है इकॉनमी में भी होगा। बहुत सारे इंडेक्स हैं, उन्हें याद करना होगा, जो करंट अफेयर का भी पार्ट है। बजट ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय से वो सारे प्रश्न रिपीटेशन वाले होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देख रखा है राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर, तो समझ लीजिए कि फिर उसको 2-3 बार और देख लीजिएगा। ठीक है, और डाटा जितना भी बजट में होगा, इकोनॉमिक सर्वे में होगा, आप उसको ज़रूर कंठस्थ कर लीजिएगा। जैसे कि इस समय अगर हम देखें मातृ मृत्यु दर क्या है और शिशु मृत्यु दर क्या है, ऐसे बहुत सारे डाटा लगातार पूछे जाएंगे आपसे। शिक्षा से संबंधित डाटा, उत्तर प्रदेश से जो संबंधित डाटा होगा उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश विशेष पे तो ध्यान देना ही देना है। वैसे अभी तक उत्तर प्रदेश विशेष से 2 से 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन क्या ही पता है, हो सकता है ट्रेंड चेंज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर प्रदेश से उठा लिया जाए। करंट अफेयर के सेगमेंट पे एक बड़ा पार्ट आपका निर्भर करेगा एग्ज़ाम कैसे आप निकालेंगे, क्योंकि करंट के टॉपिक और उससे करंट से संबंधित जो ट्रेडिशनल टॉपिक हैं वो लगातार आपको समझना होगा कि जो टॉपिक करंट में है उनका ही ट्रेडिशनल पार्ट पूछा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में वह दिखता है तो वह फिर वहाँ से प्रश्न सेट करता है। तो एक माइंड सेट के साथ आपको चलना पड़ेगा अगर आपके पास समय कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना है। तो फिलहाल यह कुल मिला जुला करके 20 टॉपिक है, जिनको अगर हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, आशा करते हैं यह आपके लिए उपयोगी होगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।